बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बड़ा रहम करने वाला है। आते हैं जी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं और उसको किस तरह मालूम करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कि हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स की मदद से। इससे पहले हम वेक्टर एडिशन सीख चुके हैं बाय हेड टू टेल रूल। अब यहाँ पर इसको एनालिटिकल मेथड भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। सर व्हाट इट सेज अस, ये हमें क्या कहता है। सपोज कर लो वी हैव टू वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। सपोज हमारे पास यहाँ दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है विच मेकिंग एंगल थीटा 1 विद एक्स एक्सिस और दूसरा वेक्टर बी है विच मेकिंग एंगल थीटा 2 विद ईच अदर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है एंड द अदर वन इज वेक्टर बी। वन इज मेकिंग एंगल थीटा 1 विद एक्स एक्सिस, द अदर मेकिंग एंगल थीटा 2 विद एक्स एक्सिस। नाउ we want to add them by rectangular component method. So for this purpose we will use some steps. इस मकसद के लिए हमें कुछ steps यूज करने होंगे। सर which one steps? उनमें पहला जो step है तो वो ये होगा कि add these vectors first by head to tail rule. Head to tail rule first. पहले आप क्या कर लो, एन वेक्टर को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर लो। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x और ये बनेगा हमारे पास y। अगर हम जाए जी ज़रा आगे, ये हो गया वेक्टर a, दिस इज अ वेक्टर a। अब यहाँ पर हमारे पास वेक्टर b का टेल उठाओ और उसको ज्वाइंट कर लो वेक्टर ए के हेड के साथ। सो दिस विल बी वेक्टर बी, लेकिन अकॉर्डिंग टू थीटा 2, मतलब ये यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ थीटा 2 का एंगल बनाना चाहिए। इसको यहाँ थीटा 2 बनाना चाहिए, यहाँ थीटा 1 बनाना चाहिए। जितना यहाँ पर एंगल गिवन है वही आपने यहाँ पर ड्रा करनी है। लिहाजा हेड टू टेल रूल मुझे कहते हैं कि एट द एंड जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट विद हेड ऑफ लास्ट, कि आप टेल ऑफ फर्स्ट को हेड ऑफ लास्ट के साथ ज्वाइन कर लो। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। सो पहला स्टेप हमारा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में ये होगा कि फर्स्ट वी ऐड दीज वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल्स, जिस तरह हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा सर, तो अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट स्टेप वी विल रिजॉल्व ऑल दीज वेक्टर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो सेकंड स्टेप होगा कि आप रिजॉल्व कर लो किन को, इन वेक्टर्स को, किस में, इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। आप इन सारे वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। सर किस तरह, यहां देखो जब ए को मैं रिजॉल्व करूंगा तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। दिस विल बी ए एक्स कंपोनेंट एंड दिस विल बी ए वाई कंपोनेंट। अगर बी को रिजॉल्व करूंगा सो दिस विल बी एक्स कंपोनेंट एंड दिस विल बी वाई कंपोनेंट। और फिर अगर आप रिजल्टेंट को देखो तो रिजल्टेंट का ये हो जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक दिस विल बी आर एक्स कंपोनेंट, और अगर आप ये देखो तो ये हो जाएगा आर वाई कंपोनेंट। तो इस तरह आपने जितने भी वेक्टर्स थे उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड किया। ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गए, बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गए, और आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक हो गए। अगर इसको थोड़ा सा आप लेबल कर लो, मतलब इसको आप अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कर लो, तो ये हो जाएगा ओ, सपोज ये पी, सपोज ये क्यू, यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास टी, यू और ये वी। आपने इनको नेमिंग दे दिए। अब इन नेमिंग के मुताबिक आपने ज़रा सा यहाँ पर इसमें मज़ीद कुछ स्टेप्स करने। तो अगर आप देख लो इस हमारे पास ये जो फिगर है इसमें बी एक्स यानी टी यू और जो पी वी है दोनों सेम है, तो लिहाजा ये भी बी एक्स हो जाएगा। और अगर आप देखो तो टी पी और यू वी ये दोनों सेम हैं, तो इट मीन्स ये भी ए वाई हो जाएगा मेरे पास।
अब क्या करेंगे सर, जब आपने रिजॉल्व कर लिया सारे के सारे वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो फिर आपने जाना होगा और रिजल्टेंट का मालूम करना होगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. नाउ वी विल फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट हमें चाहिए होगा. तो सर कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे मालूम करेंगे हम रिजल्टेंट कंपोनेंट को? तो यहां पर अगर हम यूज करें फिगर को, तो बाय यूजिंग द फिगर, तो फिगर को अगर हम यूज करेंगे तो सर क्या बनेगा, यहां पर देख लो, ओ यू कैन बी रिटन एज ओ टी प्लस टी यू, ओ टी प्लस टी यू, ये मेरे पास आ जाएगा फिगर से. लेकिन अगर आप गौर से देख लो तो ओ यू क्या है, ओ यू तो आर एक्स है, सो दिस विल बिकम्स आर एक्स. ओ टी क्या है, ओ टी इज बेसिकली ए एक्स, तो ये हो गया ए एक्स. टी यू क्या है, दैट इज बेसिकली बी एक्स. तो ये मेरे पास रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स के x कंपोनेंट आप ऐड कर लो तो उससे रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा. सर जरा इसको जनरलाइज कर लो, तो अगर जनरलाइज कर ले तो क्या होगा, जनरलाइजेशन के बाद अगर तीन वेक्टर हो जाए तो क्या करेंगे, उन तीनों के x कंपोनेंट को हम आपस में ऐड कर लेंगे, x प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स. अगर 4 हो जाए तो dx, अगर n हो जाए तो nx. तो सारे कंपोनेंट के x कंपोनेंट को ऐड कर लो. जब सारे कंपोनेंट के x कंपोनेंट को ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा. सर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम क्यों कर रहे हो, तो चलो जरा एक स्टेप और कर लो, तो फिर उसके बाद बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों मालूम किया. सर और स्टेप क्या करना है, अब हमें जाना होगा और फाइंड करना होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, कि रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा. तो सर हाउ वी विल फाइंड, फॉर दिस पर्पस वी अगेन यूजिंग द फिगर, हम दोबारा फिगर को यूज करेंगे. तो अगर आप फिगर को देखो, यूजिंग फिगर, अगर आप फिगर को देखो तो मैं लिख सकता हूं यू क्यू, बेसिकली यू क्यू विल बी इक्वल टू यू वी एंड यू वी प्लस वी क्यू, वी राइट इट इज. अगर आप यू क्यू को देखो तो यू क्यू इज बेसिकली आर वाई, मतलब ये तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट आ गया. यहां पर अगर आप यू वी को देखो तो दैट इज यू वी विच इज ए वाई, जो क्या है ए वाई है. फिर अगर आप वी क्यू को देखो तो वी क्यू इज बेसिकली बी वाई, वी क्यू हमारे पास असल में बी वाई है. तो यहां से मेरे पास एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया. सर क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट ये आया कि अगर मुझे रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है तो मुझे दोनों वेक्टर के वाई कंपोनेंट को आपस में प्लस करना होगा. तो इससे मेरे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा. फिर इसके बाद हमें क्या करना है, सर ये वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम जनरलाइज कर ले, मतलब अगर बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हो तो फिर क्या करेंगे, तो अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो अगर सपोज 3 वेक्टर है तो फिर ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और अगर चौथा भी हो तो डी वाई. मतलब जितने भी वेक्टर आपको गिवन हैं आपने उन सब का क्या करना है, आपने उन सब के वर्टिकल कंपोनेंट को प्लस करना है. जब आप उन सब के वर्टिकल कंपोनेंट को प्लस करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा. सो सर इसका फायदा क्या होगा, अब आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का आ चुका है, वर्टिकल कंपोनेंट भी रिजल्टेंट का आ चुका है. अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट के लिए 2 चीजें चाहिए. एक क्या, एक चाहिए जी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. अब मुझे एक चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो सर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए हम करेंगे जी फार्मूला. जब आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मालूम हो, जब आपको वर्टिकल कंपोनेंट भी मालूम हो, तो फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर द रूट. और जब ये हम टॉपिक कर रहे थे कि हाउ वी फाइंड अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वहां बाकायदा पिथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमने इसको डिराइव किया हुआ था. बस यहां पर हम सिर्फ इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ जाए, आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी आ जाए, तो फिर आप इन दोनों की वैल्यू को उठाओ और यहां इस फार्मूले में पुट कर लो, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा.
फिर क्या करना होगा सर, फिर हमारे पास चूंकि रिजल्टेंट तो वेक्टर है और वेक्टर के लिए तो डायरेक्शन भी चाहिए। ये तो हमारे पास सिर्फ क्या हो गया, ये तो सिर्फ हमारे पास हो गया जी मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो वहां हमने कहा था कि डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ फार्मूला टेंजेंट इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट। अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टेंजेंट इनवर्स लोगे तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको प्रोवाइड कर देगा जी डायरेक्शन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। फिर डायरेक्शन के बेस पर हमने बहुत सारी डिस्कशन ईटा के क्लास में की थी, लेकिन यहां ये थीटा के बारे में एक बात याद रखोगे कि हियर द एंगल इज ऑलवेज, हियर द एंगल is always along which axis? Along positive x-axis and in anti-clockwise direction, and in anti-clockwise direction। जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास जो एंगल बनाएगा वो आप टेक इन अकाउंट लोगे किसके साथ, पॉजिटिव x के साथ, और क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज लोगे, कभी क्लॉकवाइज नहीं लोगे। रूल्स ऑफ एंगल अभी हमारे पास डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन हमने इसमें ईटा में बहुत ज्यादा डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ था। अब मेरे पास क्या होगा, अब देखिए अगर यहां पर अब रिजल्टेंट के लिए हम एंगल को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट डायग्राम। सर किस तरह, सपोज कर लो ये मेरे पास क्वाड्रेंट डायग्राम है, x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे कि हमें मालूम है कि इसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करें और हम देखें कि उसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, उसका y कंपोनेंट भी पॉजिटिव, तो इट मींस दिस रिजल्टेंट विल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर हम कहेंगे कि ये रिजल्टेंट कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज ये यहाँ पर एंगल बना रहा है पाई, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, तो फिर जो हमारे पास इसका डायरेक्शन होगा दैट इज इक्वल टू पाई। बस जितना यहाँ पर एंगल दिया होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दैट्स विल बी इट्स डायरेक्शन। लेकिन अगर हम जाएंगे जी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो सर इसका क्या मतलब है, मतलब यहां पे हो यहां और कुछ ना कुछ एंगल पाई यहां बना रहे हो। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में हमें पता है कि x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। लिहाजा अगर आपने वेक्टर का मालूम कर लिया, रिजल्टेंट मालूम कर लिया और आपके पास Rx जो है वो नेगेटिव आया और जो Ry है वो पॉजिटिव आया, तो हम समझ जाएंगे कि दिस विल बी इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर सर क्या करेंगे, सपोज यहां पर मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ उन्होंने क्या दिया है, डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि हमारे पास हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। तो लिहाजा अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में डायरेक्शन हो जाएगा जी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस पाई, यानी 180 और जो एंगल हमारे पास यहां से आया होगा Ry बाई Rx, तो दिस विल बी अ डायरेक्शन इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन का खास ख्याल रखेंगे। अब अगर हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सर कहां पर, मतलब यहां पर आ जाए, एंगल बनाए नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ पाई। अब यहां पर क्या करेंगे, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो याद रखो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो मतलब अगर Rx भी नेगेटिव आया, अगर Ry भी नेगेटिव आया, तो हम समझ जाएंगे कि दिस विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, तो याद रखो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दिस विल बी 180 यहां तक, प्लस हमारे पास यहां पर हो जाएगा एंगल पाई, यानी जो डायरेक्शन होगा वो 180 प्लस टेंजेंट इनवर्स Ry बाई Rx आ जाएगा। दिस विल बी अ डायरेक्शन इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर हमारे पास सर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए रिजल्टेंट, तो फिर क्या होगा, तो यहां पर अगर आपके पास रिजल्टेंट आ गया तो फिर यहां आपको कुछ ना कुछ एंगल गिवन होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने यहां डिस्कस किया हुआ है कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए और कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए,
दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर क्या होगा सर, फिर अगर 4 क्वाड्रेंट में आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे? तो याद रखो 4 क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, लिहाजा मेरे पास क्या होगा, यहाँ जब 4th क्वाड्रेंट को हम स्टडी करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो बराबर होगा 360 माइनस पाई। सर किस तरह? 360 और यहाँ पर माइनस पाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन की हम बात करेंगे। तो फिर 360 माइनस टेंजेंट इनवर्स, इसकी जगह RY/R x आ जाएगा। So thus we will find the direction of the resultant when the resultant is in first quadrant, second quadrant, third quadrant or fourth quadrant. So this is basically a topic that how we add vectors by rectangular component methods or addition of vectors by analytical method. 100% important, very important according to ETA point of view, according to examination point of view. Thank you. Enjoy my lectures.